कहानी की शुरुआत होती है एक बस स्टैंड से। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी बस स्टैंड पर बैठा बैठा बस का इंतजार कर रहा है। यह आदमी था कहानी का मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप एक ऐसा आदमी है जो उम्र में तो बड़ा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों की तरह है। फॉरेस्ट गंप बस स्टैंड पर बैठा बैठा बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसके पास एक लेडी आकर बैठती है। बस स्टैंड का माहौल काफी शांत था। गंप ने बहुत ही साधारण कपड़े पहन रखे थे और उसके जूते भी फटे हुए थे। गंप कुछ देर तो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन फिर उससे रहा नहीं जाता और वो अपने पास में बैठी हुई लेडी से बात करना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में गंप उस लेडी को बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे बचपन में कहती थी कि एक इंसान के जूते देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। और उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। स्वागत है आपका साइनो पर और आप देख रहे हैं कहानी फॉरेस्ट गंप मूवी की। आगे दिखाया जाता है कि किस तरह गंप को बचपन में एक बीमारी थी जिस कारण वह ठीक से चल भी नहीं पाता था और मानसिक तौर पर उसका दिमाग भी काफी कमजोर था। फॉरेस्ट की माँ फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और फॉरेस्ट के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फॉरेस्ट की माँ नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से फॉरेस्ट को यह लगे कि वह नॉर्मल बच्चों से अलग है, इसलिए फॉरेस्ट की माँ ने उसे नॉर्मल बच्चों के स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहा। लेकिन फॉरेस्ट दिमाग से इतना मंदबुद्धि था कि फॉरेस्ट का किसी भी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फॉरेस्ट की माँ जैसे तैसे उसका एडमिशन एक नॉर्मल बच्चों के स्कूल में करवा देती है। फॉरेस्ट अपने एडमिशन के अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। फॉरेस्ट जैसे ही स्कूल बस में बैठता है तो बस में बैठे बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उसे अपने पास बैठाने से मना कर देते हैं। लेकिन इसी बस में एक जेनी नाम की लड़की भी थी जो फॉरेस्ट को अपने पास बैठाती है। यहाँ से फॉरेस्ट और जेनी की दोस्ती हो जाती है। एक दिन फॉरेस्ट और जेनी स्कूल से घर आ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे स्कूल के बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो कि फॉरेस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे फॉरेस्ट पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। फॉरेस्ट का भी हाल ही में पैरों का ऑपरेशन हुआ था और वह ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन बावजूद इसके जेनी उन बच्चों से बचाने के लिए फॉरेस्ट को दौड़ने को कहती है। फॉरेस्ट दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ने के दौरान फॉरेस्ट के पैरों के आसपास लगी रोडें भी टूट जाती हैं और रोड टूटने के बाद जब फॉरेस्ट दौड़ना शुरू करता है तो वह इतना तेज भागता है कि वे बदमाश बच्चे उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। इस घटना के बाद फॉरेस्ट को दौड़ना इतना पसंद आता है कि अब से वह जहाँ भी जाता था बस दौड़ कर ही जाता था। इस घटना के बाद फॉरेस्ट और जेनी की दोस्ती दिनों दिन गहरी होती गई और इसी दौरान फॉरेस्ट को पता चला कि जेनी का पिता एक शराबी है और वह उसे पीटता है और यही कारण था कि जेनी ज्यादातर फॉरेस्ट के साथ रहना पसंद करती थी। अब इसके बाद समय बीतता है और जेनी और फॉरेस्ट दोनों कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज में पहुंचने के बावजूद फॉरेस्ट का दिमाग अब भी एक बच्चे की तरह ही था, लेकिन फॉरेस्ट की एक खासियत भी थी। जब भी फॉरेस्ट कोई काम अपने हाथ में लेता था तो वो उसे खत्म करके ही छोड़ता था। फॉरेस्ट के तेज दौड़ने के कारण उसका सिलेक्शन कॉलेज की रग्बी टीम में हो जाता है। कॉलेज की रग्बी टीम में फॉरेस्ट को ये बताया जाता है कि उसे सिर्फ दौड़ना है। फॉरेस्ट ये बात दिल में बिठा लेता है। इसके बाद फॉरेस्ट इतना अच्छा खेलता है कि अब उसका सिलेक्शन अमेरिका की नेशनल रग्बी टीम में हो जाता है। यहाँ से वह काफी फेमस हो जाता है। रग्बी खेलते खेलते अब फॉरेस्ट का कॉलेज भी पूरा हो जाता है और उसे यहाँ से आर्मी में जाने का मौका मिलता है। फॉरेस्ट आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी में जाने से पहले फॉरेस्ट अपनी माँ और जेनी के पास जाता है। अब यहाँ से फॉरेस्ट आर्मी के लिए निकल जाता है और फॉरेस्ट की आर्मी की ट्रेनिंग शुरू होती है। आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान फॉरेस्ट की मुलाकात बब्बा से होती है। बब्बा का पूरा परिवार झींगे पकड़ने का काम करता था और बब्बा हमेशा कहता था कि उसकी माँ झींगे पकाती है, उसकी माँ की माँ भी झींगे पकाती है और उसकी माँ की माँ की माँ भी झींगे पकाती है, यानी कि बब्बा का पूरा खानदान झींगे पकाता है। बब्बा को झींगे पकड़ने का काम बहुत ज्यादा पसंद था। बब्बा आर्मी से रिटायर होने के बाद फॉरेस्ट के साथ मिलकर झींगे पकड़ने का बिजनेस करना चाहता था। ट्रेनिंग के दौरान फॉरेस्ट और बब्बा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट किसी भी काम में अपना दिमाग नहीं लगाता था और उसे जो काम दिया जाता था वह हूबहू और उसी तरीके से उसे बखूबी पूरा कर देता था। अब फॉरेस्ट की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। फॉरेस्ट और बब्बा की ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे अमेरिका और वियतनाम के बीच चल रहे युद्ध के लिए भेज दिया जाता है। वियतनाम जाने से पहले फॉरेस्ट जेनी को एक क्लब में मिलने जाता है। जेनी एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन फॉरेस्ट वहाँ पर जाकर जेनी का शो खराब कर देता है। इसके बाद फॉरेस्ट जेनी से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जेनी उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। प्रपोजल ठुकराने के बाद जेनी वहाँ से निकल जाती है और वह फॉरेस्ट को यह कहते हुए निकलती है कि तुम जब भी मुसीबत में हो तो भाग जाना। फॉरेस्ट जेनी के प्रपोजल ठुकराने के बाद भी दुखी नहीं होता और वह वियतनाम चला जाता है। वियतनाम जाने के बाद फॉरेस्ट और बब्बा आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डैन से मिलते हैं। लेफ्टिनेंट डैन का फैमिली बैकग्राउंड पूरी तरह आर्मी से जुड़ा हुआ था। लेफ्टिनेंट डैन के पिता और उसके दादा आर्मी में अफसर थे और वे अमेरिका के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट डैन भी यही चाहता था कि वह भी अपने पिता और दादा की तरह अमेरिका की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो जाए। लेफ्टिनेंट डैन और उनकी टुकड़ी का काम सर्च अभियान चलाने का था। लेफ्टिनेंट डैन की टुकड़ी का हिस्सा होने के नाते फॉरेस्ट और बब्बा भी उनके मिशन में उनके साथ रहते थे। वियतनाम की एक बड़ी समस्या थी और वह थी यहाँ का मौसम। वियतनाम में जब भी बारिश का मौसम होता था तो यहाँ पर लगातार बरसात होती थी और यही हुआ फॉरेस्ट और बब्बा के साथ। वियतनाम में जब एक बार बरसात शुरू हुई तो वह लगातार 4 महीने तक चलती रही और जब बरसात रुकी तब फॉरेस्ट और उसकी टुकड़ी जंगल में थी। जब वे जंगल में थे तभी उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। कुछ देर तो फॉरेस्ट और उसकी टुकड़ी लड़ती रही, लेकिन फिर
हथियारों की कमी होने के कारण लेफ्टिनेंट डैन ने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया। युद्ध में आने से पहले जैसे जेनी ने फॉरेस्ट को समझाया था कि वह किसी भी मुसीबत में हो तो दौड़ना शुरू कर दे, तो फॉरेस्ट को ये बात याद आ जाती है और वह दौड़ना शुरू कर देता है। एक बार दौड़ना शुरू करने के बाद फॉरेस्ट इतना तेज भागता है कि वह अपनी पूरी पलटन से आगे निकल जाता है। अब वह बहुत दूर जा चुका था। आगे आने के बाद उसे याद आया कि उसका दोस्त बब्बा तो पीछे ही रह गया है। अब फॉरेस्ट वापस बब्बा को ढूंढने जंगल में जाता है। बब्बा को ढूंढने जाते समय फॉरेस्ट को कुछ घायल सिपाही दिखते हैं। फॉरेस्ट उन घायल सिपाहियों को उठाकर जंगल से दूर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है और उसके बाद वह वापस बब्बा को ढूंढने निकल जाता है। इस बार बब्बा को ढूंढने जाते समय उसे लेफ्टिनेंट डैन दिखते हैं। लेफ्टिनेंट डैन बहुत ही बुरी स्थिति में थे। फॉरेस्ट बिना कुछ सोचे समझे लेफ्टिनेंट डैन की मदद कर देता है। लेफ्टिनेंट डैन उसे लगातार मना कर रहे थे कि उसे वही छोड़ दे और वह वापस चला जाए, लेकिन फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट की एक भी बात नहीं सुनता। लेफ्टिनेंट को बचाने के दौरान फॉरेस्ट के बटॉक्स पर दर्द होता है। फॉरेस्ट को लगता है कि उसे किसी मच्छर ने काटा है। उसके बाद फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट डैन को सुरक्षित जगह पर ले जाकर सुला देता है। अब फॉरेस्ट वापस बब्बा की तलाश में जंगल की तरफ लौट जाता है। अब जब फॉरेस्ट वापस जंगल में जाता है तो उसे बब्बा भी दिख जाता है, लेकिन बब्बा अब तक बहुत बुरी स्थिति में जा चुका था। फॉरेस्ट बब्बा को उठाकर जंगल से दूर ले जाता है, लेकिन फॉरेस्ट को बहुत देर हो चुकी थी। जब तक फॉरेस्ट बब्बा को सुरक्षित स्थान तक ले जाता तब तक बब्बा की स्थिति और ज्यादा बिगड़ चुकी थी और कुछ ही देर में बब्बा की मौत भी हो जाती है। थोड़े समय बाद वहाँ पर सेफ्टी टीम आ जाती है और फॉरेस्ट और उसके बाकी साथियों को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद फॉरेस्ट को पता चलता है कि उसके बम पर किसी मच्छर ने नहीं बल्कि गोली ने काटा है। हॉस्पिटल में लेफ्टिनेंट डैन को फॉरेस्ट के पास वाले बेड पर ही लेटाया जाता है। फॉरेस्ट बहुत खुश था कि उसके बटॉक्स पर गोली लगने के कारण उसे बहुत सारी आइसक्रीम खाने को मिल रही है, लेकिन जब लेफ्टिनेंट डैन को होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि इस हमले में उनके दोनों पैर जा चुके हैं। फॉरेस्ट जब डैन से मिलता है तो लेफ्टिनेंट डैन उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। डैन उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मुझे मरने देते, अब मेरे दोनों पैर तो वैसे ही जा चुके हैं, मैं और जिक्र करूंगा भी क्या, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता फॉरेस्ट, तुम एक बेवकूफ हो। लेकिन फॉरेस्ट को हमेशा की तरह इस बार भी लेफ्टिनेंट की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह डैन की बातों को अनसुना कर देता है। फॉरेस्ट अब दिन भर हॉस्पिटल में बैठा रहता और आइसक्रीम खाता रहता। एक बार हॉस्पिटल में फॉरेस्ट को किसी ने टेबल टेनिस खेलना सिखाया। उसने फॉरेस्ट को बस इतना कहा कि तुम्हें इस बॉल पर ध्यान रखना है और जब भी बॉल सामने से वापस आए तो तुम्हें इसे हिट करना है। हमेशा की तरह फॉरेस्ट को जब इस बार भी ये इंस्ट्रक्शन मिला तो फॉरेस्ट इसे ब्लाइंडली फॉलो करता है। फॉरेस्ट बहुत ही जल्दी टेबल टेनिस में माहिर हो जाता है। अब कुछ ही दिनों बाद फॉरेस्ट को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाती है और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उसे कहा जाता है कि उसे बहुत ही जल्द अमेरिका का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार मेडल ऑफ ऑनर मिलने वाला है। अब एक बार फिर से फॉरेस्ट को प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है। एक तरफ जहां फॉरेस्ट राष्ट्रपति से पुरस्कार ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बहुत से लोग वियतनाम में चल रहे युद्ध के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्टर के रूप में आई थी जेनी और यहीं पर फॉरेस्ट की मुलाकात एक बार फिर से जेनी से होती है। फॉरेस्ट जेनी से मिलकर बहुत खुश था। उसे लगा कि अब जेनी उसे हमेशा के लिए मिल जाएगी और वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट को पता चलता है कि जेनी एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो घूमता रहता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अगली ही सुबह जेनी एक बार फिर से उसे छोड़कर जाने वाली है। फॉरेस्ट जेनी को कहता है कि वह उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन जेनी फॉरेस्ट की ये बात मानने से मना कर देती है और फिर वह जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी फॉरेस्ट जेनी को अपना आर्मी से मिला हुआ मेडल उतार कर दे देता है। जेनी भी याद के तौर पर फॉरेस्ट का मेडल ले लेती है। अब जेनी एक बार फिर फॉरेस्ट को छोड़कर जा चुकी थी और फॉरेस्ट भी अकेला हो चुका था। अब जेनी के छोड़कर जाने के बाद फॉरेस्ट एक बार फिर अपना ध्यान टेबल टेनिस पर लगाता है। देखते ही देखते फॉरेस्ट टेबल टेनिस में भी माहिर हो जाता है। फॉरेस्ट अब अमेरिका की नेशनल टेबल टेनिस टीम का हिस्सा बन जाता है। फॉरेस्ट एक बार फिर से टेबल टेनिस के कारण वह कामयाबी और शोहरत हासिल कर लेता है जो उसे आर्मी और रग्बी के कारण मिली थी। फॉरेस्ट टेबल टेनिस तो खेल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने दोस्त बब्बा को किया हुआ वादा भी याद था जिसमें उसने कहा था कि वे दोनों साथ में मिलकर झींगे का व्यापार करेंगे। अब फॉरेस्ट अच्छा टेबल टेनिस खेल रहा था और उसकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर हो रही थी। लेकिन इसी दौरान अमेरिकन राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है। फॉरेस्ट उसी होटल में ठहरा हुआ था जिस होटल में राष्ट्रपति का हत्यारा ठहरा हुआ था, इसलिए जांच अधिकारी फॉरेस्ट को आर्मी से निकाल देते हैं और यहीं पर फॉरेस्ट का टेबल टेनिस का करियर भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। टेबल टेनिस का करियर खत्म होने के बाद अब फॉरेस्ट अपने दोस्त को किया हुआ वादा निभाने के लिए झींगे का व्यापार करने के लिए जाता है। लेकिन झींगे पकड़ने के लिए उसे एक बोट की जरूरत थी, इसलिए वह बोट खरीदने जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि झींगे पकड़ने की एक बोट की कीमत $25,000 थी और फॉरेस्ट अब तक इतना नहीं कमा पाया था कि वह उस कीमत को चुका सके। फॉरेस्ट अब वापस अपने घर आ जाता है। घर आने पर फॉरेस्ट को उसकी माँ बताती है कि उसने एक टेबल टेनिस रैकेट बनाने वाली कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप की डील साइन की है, जिसमें वे उसे सिर्फ इस बात के 25,000 देंगे कि वह दुनिया को बस इतना कह दे कि वह उसकी रैकेट से टेबल टेनिस
खेलता था। लेकिन फॉरेस्ट अपनी माँ को यह कहते हुए मना कर देता है कि उसने इस कंपनी के रैकेट से कभी टेबल टेनिस नहीं खेला है और वह हमेशा से अपने खुद के रैकेट से ही खेलता आ रहा है। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि हर खिलाड़ी इस तरह का एड करता है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। फॉरेस्ट स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार हो जाता है। उस कंपनी से फॉरेस्ट को $25,000 मिलते हैं। फॉरेस्ट इन $25,000 से झींगे पकड़ने वाली बोट खरीद लेता है। कुछ समय तो फॉरेस्ट ने उस बोट पर अकेले ही काम किया, लेकिन इसके बाद लेफ्टिनेंट डैन भी फॉरेस्ट के साथ काम करने को आ जाते हैं। दरअसल जब डैन घायल हुए थे और फॉरेस्ट को मेडल ऑफ ऑनर मिला था, तब लेफ्टिनेंट डैन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उन्होंने गुस्से में उससे कहा था कि अगर तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कभी झींगे पकड़ पाया तो वह हमेशा उसकी बोट में काम करेगा। फॉरेस्ट के साथ झींगे पकड़ने से पहले लेफ्टिनेंट डैन बहुत ज्यादा निराश थे। वो अपनी जिंदगी से लगभग हार मान चुके थे, लेकिन फॉरेस्ट को जिंदगी की नई शुरुआत करते देखकर उनमें भी उत्साह आ गया और वे दोनों अब साथ में झींगा पकड़ने लगे। एक दिन जब वे दोनों समुद्र में झींगा पकड़ रहे थे, तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान आता है। वहाँ पर मौजूद सभी की सभी झींगा पकड़ने वाली बोट तबाह हो जाती है, लेकिन फॉरेस्ट की बोट को कुछ नहीं होता। इस घटना के बाद अब लेफ्टिनेंट डैन को विश्वास हो चुका था कि भगवान ने उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि वह झींगे पकड़ सके। लेफ्टिनेंट डैन और फॉरेस्ट मिलकर दिन रात काम करते हैं और एक दिन वह दोनों अमेरिका की सबसे बड़ी झींगा कंपनी बाबा गंप के मालिक बन जाते हैं। अपने दोस्त बब्बा से किए वादे के अनुसार फॉरेस्ट उसके परिवार को एक बड़ी रकम देता है, जिसके कारण अब बब्बा की मां बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी। लेफ्टिनेंट डैन और फॉरेस्ट का व्यापार चल रहा था कि तभी फॉरेस्ट को पता चलता है कि उसकी मां अंतिम सांसें गिन रही है। फॉरेस्ट अब वापस अपने घर आ जाता है, अपनी मां के पास। फॉरेस्ट के घर आने के कुछ ही समय बाद उसकी मां दुनिया छोड़कर चली जाती है। अब फॉरेस्ट अपने घर पर अकेला था। फॉरेस्ट अब दिन भर अपने गार्डन के पास घास काटता था और उसकी देखभाल करता रहता था। उसकी कंपनी लेफ्टिनेंट डैन चला रहे थे। कुछ समय तक तो फॉरेस्ट की जिंदगी में यही सब चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक जेनी वापस उसकी जिंदगी में आ जाती है। जेनी उस ग्रुप को छोड़ देती है जिस ग्रुप में वह काम करती थी। अब समय बीतता है और जेनी और फॉरेस्ट की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। फॉरेस्ट को अब लग रहा था कि उसकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, क्योंकि जेनी अब उसकी जिंदगी में वापस लौट चुकी है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक बार फिर से जेनी फॉरेस्ट को छोड़कर चली जाती है। फॉरेस्ट अब अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका था। जाने से पहले जेनी ने फॉरेस्ट को जूते गिफ्ट किए थे। अब वही जूते पहनकर फॉरेस्ट जेनी की याद में दौड़ना शुरू कर देता है। फॉरेस्ट अब जब एक बार दौड़ना शुरू करता है तो फिर वह अगले 3 साल तक लगातार दौड़ता रहता है। वो इतना दौड़ता है कि उसने 2 बार अमेरिका के पूरे चक्कर लगा लिए। अब अपनी दौड़ के कारण फॉरेस्ट एक बार फिर से काफी मशहूर हो चुका था। लोगों को लग रहा था कि फॉरेस्ट किसी उद्देश्य से दौड़ रहा है, लेकिन एक दिन अचानक फॉरेस्ट दौड़ना बंद कर देता है और वह वापस घर आ जाता है। फॉरेस्ट के वापस घर आने के बाद कहानी वापस बस स्टैंड पर लौट जाती है। बस स्टैंड पर इस समय एक महिला और एक आदमी बैठे हुए थे। फॉरेस्ट उन्हें ये बताता है कि वो बब्बा गम कंपनी का मालिक है। उसके पास बैठा आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि एक करोड़पति इंसान इतने फटे हुए जूते कैसे पहन सकता है, और फिर वह उठकर वहाँ से चला जाता है। फॉरेस्ट के पास अब एक महिला बची थी। फॉरेस्ट उस महिला से एक पता पूछता है। ये पता जेनी का था। फॉरेस्ट अब जेनी के घर पहुँचता है। जेनी के घर पर पहुंचने के बाद फॉरेस्ट को पता चलता है कि जेनी और फॉरेस्ट का एक बेटा भी है। फॉरेस्ट अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जेनी एक ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रही है जिसके कारण कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाएगी। जेनी अब अपना अंतिम समय फॉरेस्ट और उसके बेटे के साथ बिताती है और इसी दौरान फॉरेस्ट जेनी से शादी भी कर लेता है। फॉरेस्ट अब बहुत खुश था क्योंकि जेनी और उसका बेटा दोनों उसके पास थे, लेकिन कुछ ही समय में जेनी फॉरेस्ट को छोड़कर चली जाती है। फॉरेस्ट जेनी के जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगा था और उसे लगता था कि लोग उसके बेटे को भी उसकी तरह बेवकूफ कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि उसका बेटा समझदार है। अब ये कहानी का अंतिम सीन है जहाँ पर फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल बस तक छोड़ने आया है। अब कहानी वहीं पर आ चुकी है जहाँ फॉरेस्ट ने अपनी शुरुआत की थी। फॉरेस्ट और जेनी की मुलाकात भी एक बस में ही हुई थी। बेटे को स्कूल बस में बिठाने के बाद अब फॉरेस्ट एक बार फिर जेनी की यादों में खो जाता है। कहानी का अंत काफी इमोशनल है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दुनिया जिस इंसान को बेवकूफ समझती है, वह इंसान हर काम उस आदमी से बेहतर तरीके से करता है जिसे दुनिया स्मार्ट कहती है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार वीडियो में।